अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ पे प्रोग्राम इलाके की खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शेजा जुल्फ़िकार। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में आज सबसे पहले बात करेंगे जिला कुरंगी, जो कि मसाइल का गढ़ बन चुका है। जिला कुरंगी की सड़कों पर शहरियों का चलना इस वक्त महाल हो गया, जहां पे सड़कों के ऊपर लगाए जाने वाले बाजारों से ट्रैफिक जाम रहना भी मामूल बन गई है। और डिप्टी कमिश्नर कुरंगी ने बचत बाजारों पर भी पाबंदी लगाई थी, लेकिन गैर कानूनी तौर पर बचत बाजार लगे हुए हैं अभी तक, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद दुश्वारी का भी सामना करना पड़ रहा है। और बाजारों के हवाले से वहां के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने हुकूमत की रट को चैलेंज कर दिया है। जनाब, दूसरी जानब शहरियों ने वज़ीर आला सिंध और बल्दिया वजीर सईद गनी से भी मुतालबा किया कि गैर कानूनी तौर पर लगे हुए बाजारों को बंद करवाया जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है असद सुरंगी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम असद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जैसे कि मैं आपको अब बताता चलूं कि रोडों के ऊपर आजकल बाजारें डीसी डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने सिर्फ कागजी कार्रवाइयों में बंद कराई हुई है, लेकिन उसके जो नीचे स्टाफ हैं वो बाजार वालों से भारी भरकम रकम लेके उन्हीं जगहों पे रोडों पे बाजारें लगाई जाती हैं जहां पे ट्रैफिक जाम होता है और जहां पे औरतों की तहजील होती है, जहां पर लोगों और छोटे बच्चों के बुजुर्गों के एक्सीडेंट रोजमर्रा का एक मामूल बन गया है। जब मेरी बात डिप्टी कमिश्नर से हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे इलाके में कहीं पे भी बाजार नहीं लग रही। तो मैंने कहा कि सर आपके यहाँ बाजारें लग रही हैं, सिर्फ आपके कानूनी कार्रवाई और कागजों में बंद है, बाकी आपका जो स्टाफ है वो हर जगह बाजारें लगा रहा है, हर जगह बाजारें लग रही हैं। क्योंकि 10 बाजारें तो अभी अभी मैं देख कर आया हूँ, जिसकी मैंने उनको वीडियो सेंड की थी। वीडियो सेंड करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं मालूम करता हूं कि ये बाजारें क्या हमारे यहाँ से लग रही हैं या केएमसी की तरफ से लग रही हैं या ऊपर कोई पर्चियां हैं जिनकी वजह से लग रही हैं। लेकिन उस बात को भी 15 दिन गुजर गए हैं, कोई उन्होंने तसल्ली बख्श जवाब मुझे नहीं दिया। जी ठीक है। अच्छा सर, जिला जो कुरंगी है, क्या पूरे जिले में इस तरह डेली बेसिस पे बाजार लगाए जाते हैं? और इंतजामिया की ये नाअहली है कि अगर डीसी की डिप्टी कमिश्नर की जानिब से भी उनको अहकामात दिए गए हैं, इस पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी बचत बाजार लगाए जा रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से लोग मुलव्वस है, किन की पुष्टपनाही पे ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, इस बाजार लगने की वजह से ये है कि इसमें काफी सारी सियासी समाजी पार्टियां भी मुलव्वस होती हैं। वहाँ के जो एक कहते हैं ना कि बड़े लोग हैं, उनके नाम भी मुलव्वस हैं, जो अपने सिर्फ मंथली और हफ्ता वसूल करने की वजह से वो लोग बचत बाजार लगवाते हैं। तब जाके ठेकेदारों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने अकड़ कर मुझे कहा है कि जाओ जाओ, जिसको बोलना है जाके बोल दो, हमें कोई बाजार बंद नहीं करवा सकता। और यहाँ तक कि मैंने आवाम से भी पूछा, उन्होंने कहा कि ये अगर बाजारें, हम नहीं कहते हैं कि ना लगे, बेशक लगती रहें, लेकिन वहां लगे जहाँ सेफ साइड हो, जहाँ ग्राउंड खाली हो, जहाँ ट्रैफिक का आना जाना का मामूल ना हो, ताकि इस तरह की वारदातें, इस तरह के एक्सीडेंट्स रोज के ना होते रहें। जी अच्छा सर, ये जो बचत बाजार लगाए जा रहे हैं, क्या ये रोजाना की बुनियाद पे लगा रहे हैं और एक ही इन्होंने कोई मखसूस एरिया इसके लिए मुख्तस किया हुआ है? जी हाँ, जैसे कि कोरंगी में काफी कहीं हफ्ते को लगती है, कहीं बुध को लगती है, कहीं जुमेरात को लगती है, कहीं जुम्मे को लगती है। तो मुख्तलिफ डेज के हवाले से, मुख्तलिफ दिनों के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पे ये चीजें बाजारों के सूरत में लगती रहती हैं। और इसके अलावा वहाँ के एशिया कहते हैं कि बचत बाजार का एक नाम है, एशिया भी वहाँ के अच्छे खासे महंगी मिलती हैं। और वहाँ पे ये है कि एक अगर आप 20 बाय 20 का जो रोड है उसके ऊपर अगर 12 फुट आपने बाजार के हवाले से जो है ना तंग कर दिया है, बंद कर दिया, तो 8 फुट के अंदर कौन सी गाड़ी आएगी, कौन सी गाड़ी जाएगी? जब एक गाड़ी जाएगी उसमें पीछे काफी सारी लाइनें लगी हुई होंगी। उसके अलावा अगर कोई मरीज जा रहा हो कहीं पे तो उन ट्रैफिक की वजह से उनको बड़ी दुश्वारियां आती हैं। यहाँ तक के परसों की बात है, परसों मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं अस्पताल जा रहा था रक्शे में, तो एक जैसे बस गुजरी तो उसके साइड से ही एक 125 वाला आया, जिसने आके हमारे रक्शे से टकराया। रक्शे से टकराने के बाद हमें भी कुछ चोटें आई, जो कुछ उनसे आई। तो उनके साथों साथ बचत बाजारों की ठेले लगे हुए थे, रेहड़ियां लगी हुई थी, फ्रूट की थी, सब्जियां की थी। जब मैंने उनसे बात की तो कम से कम इस रोड को तो खाली करो, आपने आधे से ज्यादा रोड घेरी हुई है, तो ये लोगों के आने जाने का मुश्किलात का बड़ा सामना आ रहा है। आप इसको बोले, आप कौन होते हैं हमें बोलने वाले? जी ठीक है। अच्छा सर, जो ये जो बचत बाजार लगाए जा रही हैं, उस वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है,
तो इलाका मकीन है, बचत बाजार से उनको सहूलियात भी होती होंगी, लेकिन ट्रैफिक जाम रहने से उनको दुश्वारी का भी सामना है। तो शहरी है वो किस तरफ मौकफ उनका है कि बचत बाजार लगाए जाने चाहिए या फिर हटाए जाने चाहिए? देखिए, यहाँ के अवाम का कहना है कि हम कहते हैं कि बचत बाजारें लगें, लेकिन वहाँ लगे जहाँ काफी सारे ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं, जहाँ रोजमर्रा के ट्रैफिक का आना जाना कम होता है, जैसे बसें हो गई, रिक्शे हो गए, बाकी और सारी गाड़ियां आ गई, ट्रकें आ गई हैं जो रोड पे चल रही हैं। जाहिर है ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें आपके हैवी ड्राइविंग वाले गाड़ियां भी चलती हैं, बसें भी चलती हैं। तो उनका कहना है कि इलाके मुखिया से मैंने 2-4 से बात की तो उन्होंने कहा कि हम नहीं कहते कि ना लगे, लगे, लेकिन वहां लगे जहां रोड खाली हो, जहां इन ट्रैफिक का, इन गाड़ियों का आना जाना ना हो। क्योंकि रोजमर्रा का ये मामूल बन गया है, कोई बच्चा अगर माँ के साथ आ रहा है, पीछे आ रहा है, तो अचानक कोई रिक्शा, मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी आ जाती है, तो ऐसे एक्सीडेंट के वारदातें रोज होती रहती हैं। इसके अलावा औरतों के साथ तहजील की जाती है और औरतों के पर्स छीने जाते हैं, डकैतियां एक मामूल बन गई। जाहिर है वहां पे एक औरतें होती है, भीड़ जमा करके खड़ी होती हैं, उनके साथों साथ वो लोग ऐसे भी हैं जो उनको छेड़ाछाड़ी भी करते हैं। इस हवाले से भी काफी सारी वारदातें हैं, लेकिन कोई भी हुकूमत की तरफ से, कोई भी डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, कोई भी इलाके वाइज इंचार्ज की तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहा। जी असद, इसका कितना इंक्रोचमेंट है और कितने एरिया पे ये इन्होंने बाजार लगाए हुए, कितना एरिया घेरा हुआ इन्होंने? तकरीबन आधे किलोमीटर पे इन्होंने बाजारें लगाई हुई होती हैं। आधे किलोमीटर के हवाले से आधे किलोमीटर पे तकरीबन 400 से 500 स्टॉल लगाए हुए होते हैं। उसमें ठेले अलग होते हैं, अपना कपड़े की दुकानें अलग होती हैं, ज्वेलरीज की अलग होती हैं, कराकरी की अलग होती हैं। तो ये तकरीबन आधे किलोमीटर के मुफासले पे ये बाजारें लगी हुई होती हैं, वो भी रोड के ऊपर। चलो एक थोड़ा सा एरिया हो, बंदा चलो तंग करके आगे निकल गया तो वो नहीं, लेकिन आधा किलोमीटर अगर बाजारों के हवाले से, ठेलों के हवाले से, रश के हवाले से, लोगों के हवाले से रोड बंद रहेगा तो कहाँ से ट्रैफिक आपकी मामूल बन के चलेगी। बिल्कुल। अच्छा असद, बाजारों में जो कि बचत बाजार लगाए जाते हैं, इतना एरिया भी उसने घेरा हुआ है, लेकिन उसमें जो दुकानें हैं, दुकानदार डेली वो कितना बता देते हैं और इसमें जो बता वसूल करते हैं उसमें कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं? ठेकेदार भी मुलव्वस हैं? मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा कि ये ठेकेदार तो देते हैं, डीसी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से लेके यहाँ तक के जो एमपी एमएनए के लोग होते हैं, जो सियासी समाजी लोग हैं, जो यहाँ के अपने अपने आप को दादा समझते हैं, वो लोग इनमें मुलव्वस हैं। इन सबको, इन घरों पे इनको सबको चूल्हे जल रहे हैं सिर्फ बाजारों के हवाले से। अच्छी खासी इनको रकम हर हफ्ते वसूल होती है, तीसरे चौथे दिन वो बाजार लगती है। वो नहीं चाहते कि हमारे चूल्हे अंदाजन कितनी रकम बत्ते के तौर पे लेते हैं ये? जी हाँ, जी, बत्ते के तौर पे समझ लो, या उनकी बख्शिश समझ लो, या उनकी समझ लो कि एक हदिया जो होता है। यहाँ पे बड़े नाम दिए जाते हैं, चाय पानी के नाम होते हैं, जहाँ तक थाना भी मुलव्वस होता है इसमें, और लोग भी मुलव्वस होते हैं इसमें। तो असद साहब, अगर डिप्टी कमिश्नर से लेकर ठेकेदार और दीगर जो बड़े दादागिरी करने वाले लोग सब के सब इस चीज में मुलव्वस हैं, इन बचत बाजारों को गैर कानूनी तौर पर लगाया गया है, वहां पे बता वसूल किया जा रहा है, तो फिर इन इंतजामात को हटाने के लिए, ऐसी चीजों को खत्म करने के लिए फिर कौन लोग मुतहरिक होंगे? इसका फिर खात्मा कौन करेगा? कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। हम तो ये चाहते हैं कि मैं उस दिन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गया था, एक ऑफिसर था, रैंक पे अच्छा खासे अच्छे रैंक पे था, तो उसने मुझे कहा कि असद सोलंकी साहब, जब आप जो है ना यहाँ और भी साफ हैं, कभी किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, और मैं स्टार एशिया के पैनल के हवाले से लोगों को बता देना चाहता हूँ कि स्टार एशिया ने हमेशा सच का साथ दिया है और हमेशा सच्चाई सामने लाई है लोगों के सामने, एमपी एमएनए के सामने, वो हमेशा सच बोलती है। तो उन्होंने कहा कि और भी तो साथ ही है जो आते जाते हैं, उन्होंने तो कभी हमें बचत बाजार के हवाले से कोई रिपोर्ट नहीं दी, लेकिन वो क्यों दें? उनको भी तो कुछ मौसूल हो रहा होगा ना, तब तो वो चुप खामोश हैं। अगर हम साथी भी जो है ना एक सच्चे बन जाएं, एक हकीकत जो है वो सामने लाएं, तो शायद ये चीजें बंद हो जाएं। लेकिन नहीं, हम लोग नहीं चाहेंगे। हमें कहीं से जो मिल रहा है वो कहेंगे वेलकम, आने दो, लग रही तो लगने दो, हमें क्या है। लेकिन जिनके बच्चे वहां रह रहे होंगे, जिनके रिहायश पजीर लोग होंगे, जो लोग इस तरह के जो है ना रोज के मामला देख रहे होंगे, उनको जरूर अफसोस हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं, यहाँ पे अच्छे खासे लोगों के जो न भारी भरकम के हवाले से। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे जैसे हम लोग मीडिया पे खबरें चलाते हैं, तो वैसे वैसे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के लोगों के रेट बढ़ते हैं कि यार ये चल रही है, सख्ती हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, अब 2 से नहीं, आप 2 से 5 रुपए कर दो।
तो ये ठीक है। इनकी भी पब्लिसिटी होती है जी। असद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। और नाज़रीन, जिला कुरंगी जो कि वहाँ की सड़कों पर गैर कानूनी तरीके से जो बचत बाजार कायम किए गए हैं, और उसमें जो दुकानदार हैं वो हफ्ते पे हर हफ्ते एक अच्छा खासा भत्ता भी देते हैं, और जिन ठेकेदारों ने सियासी पुष्पनाही की बिना पे ये बचत बाजार कायम किए हैं, हालांकि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से भी अहकामात किए गए और इन बाजारों पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन गैर कानूनी तौर पर जो बचत बाजार लगे हैं वो अभी तक वहां पे कायम है, और किसी की इतनी मजाल नहीं कि उनको खत्म कर सके। वहां की इंतजामिया से लेके वहां के डिप्टी कमिश्नर और जो ठेकेदार हैं जिन्होंने ये बाजार कायम किए हैं, सब मिली भगत के साथ अपनी जेबें भर रही हैं, लेकिन किसी ने भी इसका खात्मा करने की जहमत नहीं की। तो नाज़रीन, आगे बड़े प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं, जहाँ पे रुख करें ननकाना साहिब का, जहाँ जो कि ननकाना साहिब शहर जो है वो कचरा कुंडी में इस वक्त तब्दील हो गया है। सफाई के नाक़िस इंतजामात की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और जगह जगह गंदगी के ढेर भी नजर आते हैं, जिससे ताफुन फैलने का भी खदशा बढ़ गया है। और शहरियों का कहना है कि सफाई का अमल नाकाफी और गैर जिम्मेदार है, जिसकी वजह से वहां पे ना तो वक्त पे सफाई की जा रही है, और कचरे के ढेरों से जो बदबू और डेंगू मच्छर के पैदा होने का खदशा है, मगर ज़िले इंतजामिया इस मसले पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। और शहरियों ने आला हुकाम से इस चीज का मुतालबा किया है कि सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाया जाए, और कचरा कुंडी उठाने के अमले की जो तादाद है उसमें भी इजाफा किया जाए, और कचरे को बर वक्त ठिकाने लगाने के लिए मुनासिब इकदाम भी किए जाएं। तो मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है हकीम रियाज साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, बताइएगा क्या तफसीलात है ननकाना साहब में, क्यों सफाई के नाक़िस इंतजामात हैं? जी वालेकुम सलाम। ऐसा है कि ननकाना के जो मुख्तलिफ इलाके हैं ये काफी अर्सा से मुस्तकिल तौर पे जो है ना ये कचरा जो है ये कूड़ा करकट जो है पड़ा रहता है। इसमें कुछ तो मारूफ शाहराएं हैं, जैसा कि ये बैंकों के साथ रोड है, इसमें गुरुद्वारा भी आ रहा है, गुरुद्वारा बालिला के नाम से है गुरुद्वारा, और इसमें बैंक भी है। उसके साइड पे जो है वो तकरीबन सारा दिन सारी रात कूड़ा करकट जो पड़ा रहता है। कभी कभार ये सुबह के टाइम आते हैं, म्युनिसिपल कमेटी वाले उठाते हैं, और कभी कभार तो नहीं उठाते। जो उधर दुकानदार नजर आता है वो भी कहते हैं कि सारा दिन हमें इस बदबू में बैठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और इसके अलावा और भी कई ऐसे ऐसे जगह है, एक कब्रिस्तान है माल मंडी वाला, उसके रास्ते में भी इस तरह का कूड़ा करकट जो है वो ढेर लगा रहता है। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं उसी रास्ते से गुजर कर जाते हैं, जनाजा भी जाता है उसी रास्ते से गुजर कर जाता है, और वहाँ पे रेलवे लाइन भी है, जो कूड़ा करकट जो है ना उस पे मुस्तकिल तौर पर ये पड़ा रहता है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, वहाँ पे जो ननकाना साहब में गुरु नानक साहब का भी दरबार वहाँ पे मौजूद है, लेकिन जैसा कि आप अहवाल बता रहे हैं वो बड़ी मजहबी जगह है, लेकिन उसके इर्द गिर्द इस तरह कूड़ा करकट का ढेर लगे होना तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है वहाँ के इंतजामिया में भी। लेकिन उस हवाले से वहाँ की जो सिख बरादरी है उनकी जाने से भी कोई कुछ नहीं कहा गया, कोई उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, कोई एहतजाज कर रहे हैं वो इस चीज के हवाले से? नहीं, ऐसा कि जो उनका मेन गुरुद्वारा ना उसके साथ कम है। ये ननकाना में 7 गुरुद्वारे हैं। ये गुरुद्वारा एक बालिला है, साइड पे है, उसके बाहर रोड पे बैंक भी लगते हैं, और ये गुरुद्वारा भी है उसकी रोड में है। और कई दफा म्युनिसिपल कमेटी वालों को भी कहा गया, इंतजामिया को भी कहा गया, और ये कभी कभार उठा लेते हैं। हमने भी कई दफा इनको वार्निंग दी कि इसको साफ करे, सहाफी एज ए सहाफी भी, तो कई दफा उन्होंने साफ भी किया, और बाज़ औक़ात तो ये ढेर लगा रहता है सारा दिन कई जगहों पे। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, वहाँ का जो सफाई का अमला है जैसे कि आप बता रहे हैं वो नाकाफी भी और गैर जिम्मेदार भी हैं, तो वहाँ की इंतजामिया इस इशू को क्यों नहीं इतना सीरियस ले रही? उस पर वहाँ के सफाई के जो नाकिस इंतजामात हैं उसको हल करने के लिए अभी तक वहाँ की इंतजामिया मुतहरिक क्यों नहीं हुई? वो ये ऐसा कि जब कोई अफसर वगैरह या कोई कमिश्नर लाहौर या डिप्टी कमिश्नर ननकाना में भी विजिट करना होता है तो ये आर्जी तौर पर उसको फौरी तौर पर ये हटा लेते हैं, और ये कभी कभार होता है, डेली नहीं। और डेली बेस पे ये कई जगह पर हटाते हैं कूड़ा, और डेली कई जगह पर नहीं बैठता। जब ये अफसर चले जाते हैं राउंड करके तो फिर बाकायदा तौर पर इसकी सफाई नहीं होती। ठीक है, तो मतलब आपको कहने का डेली बेसिस पे कोई सफाई का जो निजाम प्रॉपर नहीं चल रहा, लेकिन वहाँ के जो MNA MP हैं वो भी इस हवाले से कोई इकदाम नहीं कर रहे। बेसिकली ये बहुत बड़ा इशू है, वहाँ के जो रहायशी हैं उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ा है। वहाँ की इंतजामिया क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है? इंतजामिया को कई दफा ये हमने निशानदेही करवाई है कि इसको, और ये वो कभी दफा तो उठाते हैं, और ये MNA MP हजरात हैं उनसे भी हमने राब्ता किया है
एमपीए साहब से भी रब्ता किया, यहाँ पे एमपीए हैं नून लीग के मार्क आशर आंगलाई पटियाला, उनसे भी रब्ता किया। उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि ये सिस्टम जो बदलेगा, हम इसको बदलेंगे और सफाई का जो है अच्छा इंतजाम हम करवाएंगे। उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है। ठीक है हकीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया ननकाना साहब की जो कि सफाई के हवाले से जो वहाँ के इंतजामात हैं। नाज़रीन, सफाई के नाकस इंतजामात की वजह से शहरियों को वहाँ पे शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है और उनका कहना है कि जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आते हैं, जिससे ताफुन फैलने का भी खदशा है और बीमारियों के बढ़ने का भी, वहाँ पे डेंगू मच्छर की जो अफजाइश है वो भी बढ़ रही है। लेकिन शहरियों का कहना है कि सफाई का अमला भी वहाँ पे नाकाफी है और काफी गैर जिम्मेदारान है। जब किसी सियासी शख्सियत ने वहां पे आना हो या फिर डीसी का वहां पे विजिट हो तो ही फौरन तौर पे वहां पे जो कचरा कुंडी का ढेर होते हैं वो खत्म कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद वैसे ही रूटीन के मुताबिक वैसे वहां पे जो गंदगी के ढेर नजर आते हैं। लेकिन वहां की इंतजामिया भी ना सिर्फ खामोश तमाशाई का किरदार अदा करी। ननकाना साहिब जो कि मेन गुरुद्वारा जो है दरबार, उसके इर्द गिर्द भी काफी कहते हैं कि वहां पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ की इंतजामिया जो कि तू है उनके कान पे जो तक नहीं रेंग रही। लेकिन वहाँ के रहायशी जो शदीद इस वक्त सरापा एहतजाज हैं कि सफाई का जल्द से जल्द इंतजामात बेहतर किए जा सके ताकि कचरा कुंडी उठाने के जो अमले की जो तादाद है उसमें भी इजाफा किया जाए और कचरे को बर वक्त ठिकाने लगाने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं। तो नाज़रीन, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम नेक्स्ट इश्यू पे बात करते हैं। प्रोग्राम में रोहड़ी का रुख करें। रोहड़ी रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान है। स्टेशन पर पानी की अदम दस्तियाबी और स्टॉल्स पर खाने पीने की अशिया महंगे दामों फरोख्त होने लगी हैं, जबकि रेलवे इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस मुसाफिरों की उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि मुसाफिरों ने रेलवे इंतजामिया और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि रेलवे स्टेशन के निज़ाम को बेहतर किया जाए और अशिया ज़रूरिया की सस्ती कीमतों पर फरोख्त भी की जाए। मुसाफिरों को फौरी तौर पर तमाम जरूरी सहूलतें फराहम की जाएं। और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानते हैं। हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं कमरुद्दीन मेरानी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम कमरुद्दीन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान के दूसरे बड़े रेलवे जंक्शन पर हर वक्त पाकिस्तान भर से ट्रेनों की आमदोरफ्त जारी रहती है, जिसमें हजारों मुसाफिर सफर करते हैं, लेकिन आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए कोई भी सहूलियात मौजूद नहीं। रेलवे इंतजामिया की नाहिली अदम तवज्जोही के बाद रोहड़ी स्टेशन पर पानी की अदम दस्तियाबी और स्टॉल पर खाने पीने की अशिया महंगे दामों में फरोख्त होने लगी है, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। जबकि मुख्तलिफ शहरों से आने जाने वाले मुसाफिरों का कहना है कि रोहड़ी जंक्शन पर हजारों मुसाफिर खानदान आते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि रेलवे इंतजामिया की नाहिली के बायस मुसाफिरों को कोई सहूलियत फराहम नहीं की जा रही। स्टॉल पर कोई ताज़ा एशिया दस्तयाब नहीं और दीगर एशिया महंगे दामों में फरोख्त हो रही है। ठीक है। मुसाफिरों ने रेलवे इंतजामिया और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि रेलवे स्टेशन के निज़ाम को बेहतर किया जाए और एशिया ज़रूरिया की सस्ते कीमतों पर फरोख्त की जाए और मुसाफिरों को फौरी तौर पर तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाए ताकि उनकी परेशानियां ख़त्म हो सकें। जी अच्छा कमरुद्दीन, मुझे बताएं कि रोहड़ी रेलवे स्टेशन में कब से इन सहूलियात का फुकदान है? ये काफी अर्सा दराज से ये फुकदान जारी है और इन पर कई बार शहरियों ने हर चीज में आला हुकाम से भी ये मुतालबा कर चुके हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। ठीक है, तो पानी की जो एक बड़ी मेन जो है पानी की जरूरत है वहाँ पे आमतौर का जो सिलसिला आप बता रहे हैं बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टेशन पे पानी की अदम दस्तयाबी है। तो इस हवाले से रेलवे हुकाम से आपने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है कि आखिर पानी का मसाइल अभी तक क्यों नहीं हल किया गया? जी बिल्कुल, मैंने रेलवे इंतजामिया से मौक़िफ़ लेने की बात की, कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। कॉल उठाने के लिए कॉल नहीं उठाई। ठीक है, तो कमरुद्दीन ये बताएं कि वहाँ पे स्टोर्स पे खाना इतने महंगे दामों दिया जाता है और वहाँ के जो रेलवे इंतजामिया है उसकी अदम तवज्जो के बायस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का भी सामना है। तो ये जो बेसिक जो नेसेसिटीज हैं उसके हवाले से जो मुसाफिरों को इतने मुश्किलात का सामना है, तो जो रेलवे हुकाम है वो इस कदर क्यों खामोश हैं और इन मसाइल को हल करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? रेलवे इंतजामिया तो एक तो खुद आती नहीं है और मुसाफिरों को इतनी मुश्किलात हैं क्योंकि 2 नंबर और वगैरह ये चीज होती है कि उनके अपने बंटवारे लगे होते हैं जो बस काम करवाते हैं और उनको कोई चीज होती नहीं है जरूरत।
अच्छा कमरुद्दीन, ये बताएं कि जो स्टॉल्स पे इतनी जो कि ज़रूरियाती अशिया जो है, खाने पीने की अशिया इतने महंगे दामों दे रहे हैं, तो उसकी कीमत क्यों इतनी ज़्यादा की हुई है? वो उसमें कहीं मुबैना तौर पर ठेकेदार तो मुलव्वस नहीं है कि अपने पास से उन्होंने रेट मुख्तस किए हुए इन चीज़ों के? ठेकेदार का मुलविस होना तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ठेकेदार मुलविस हैं, जबकि उनको किराए वगैरह हर चीज महंगे, बिजली महंगी उनको फरोख्त की जाती है, तो वो इन्हीं में से ही निकालेंगे ना, वो मुसाफिरों में से ही वो जरूरी चीज निकालेंगे ना, जो इनकी कोई बंदा इसकी निगरानी नहीं करता वहाँ पे? नहीं नहीं, कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं। शिकायतें दी जाती हैं, कोई भी सुनवाई नहीं होती उधर भी। ठीक है कमरुद्दीन, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया हमें। नाजरीन, रोहड़ी जो है रेलवे स्टेशन जहाँ पे सहूलियात का बहुत फुकदान है, वहाँ पे इवन के पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं है। वहाँ पे स्टॉल्स जो लगाए जाते हैं मुसाफिरों को सहूलियात फैसिलिटेट करने के लिए, तो वहाँ पे खाने पीने की जो अशिया हैं वो भी काफ़ी महंगे दामों में फरोख्त की जाती हैं। और इस सारे मसाइल के बावजूद जो रेलवे इंतजामिया की जो अदम तवज्जो के बायस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। और मुसाफिरों ने रेलवे इंतजामिया और वफाकी हुकूमत से भी मुतालबा किया कि रेलवे स्टेशन का जो निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए और अशिया ज़रूरिया की सस्ती कीमतों पर जो फरोख्त की जाए और मुसाफिरों को फौरी तौर पर तमाम ज़रूरी सहूलियात जो है वो फराहम की जाएँ। तो नाज़रीन, ये जो बेसिक जो नेसेसिटी है वो ही वहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन मुबैना तौर पर ठेकेदार है जो स्टेशन रेलवे स्टेशन के, वो भी इसमें मुलव्वस पाए हैं। कोई भी वहाँ पे चेक एंड बैलेंस करने के लिए जहमत नहीं करता। नाज़रीन, नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करें मटियारी का, जहाँ पे मटियारी एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं उनकी नाअहली खुलकर सामने आ गई है। यूनियन काउंसिल जो सिखाट के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पिछले कई सालों से खस्ता हाली का शिकार हैं। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा कि स्कूल की इमारत बूथ बंगले का मंजर पेश कर रही है, जबकि मुतादिद बार दरख्वास्तें दी गई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने मजीद कहा कि स्कूल के हालात खराब होने की वजह से बच्चे स्कूल में आने के लिए तैयार ही नहीं, और मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सिंध और वज़ीर तालीम से मुतालबा किया कि स्कूल के मसला हल करके हमारे बच्चों को मुस्तकबिल को बचाया जाए। मजीद जानते हैं हम अपने नुमाइंदे से वाहिद बख्श हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन जी, अस्सलाम वालेकुम। वाहिद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं मुटियारी में, आखिर जो तलीमी अदारे हैं उसमें इतनी सहूलियात का फुकदान क्यों है, वहाँ पे इंतजामात क्यों बेहतर नहीं है अभी तक? जी, आपको बताता चले जैसे कि जिला मटियारी के यूनियन काउंसिल सिखाट के गवर्नमेंट प्राइमरी दो प्राइमरी स्कूल पिछले कई सालों में खस्ता हालत का शिकार हुआ है। उसकी वजह से स्कूल के बच्चे सख्त मुतासिर हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी तक हमारे गांव के स्कूल की हालत तमाम खराब की गई है। स्कूल छत के चापड़े गिरने के बाद कई बच्चे जख्मी हुए थे, और उन्होंने मजीद कहा कि स्कूल की हालत खराब होने की वजह से बच्चे स्कूल में आने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे पास इतनी वसाइल नहीं है कि मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला करें। जी अच्छा, वहाँ सब मटियारी में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान हैं वो इस हवाले से क्यों खामोश है? अगर वहाँ के जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है उनकी खस्ता हाली जो कि मंजराम पे आ गई है, तो उसको बेहतर क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर वहाँ के स्कूल्स की ये हालत क्यों है? जी, हमने वहाँ के इलाका वकीलों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि हमने एप्लीकेशनें भी दी हैं। हालांकि एजुकेशन के डिपार्टमेंट के अफसरान जो हैं उन लोगों ने भी यहाँ आके स्कूल की विजिट की है। ताहाल तक अभी तक हमारे स्कूल का कोई काम नहीं हो सका। डिपार्टमेंट नाअहली के खिलाफ एहतजाज करते हुए मजीद उन्होंने कहा कि स्कूल के छत, दीवारें, वाशरूम खराब होने की वजह से स्कूल में बच्चों का मुस्तकबल दाव पर लगा हुआ है। जी ठीक है। अच्छा वाहिद, ये बताइएगा कि यूनियन काउंसिल जो सिखाट के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की हम बात कर रहे हैं, वो कितनी देर के उसको कब से वो कायम किया गया था, तामीर किया गया था, और उसको कितनी देर हो चुकी है? लेकिन जो कि आप बता रहे हैं उसकी इमारत तो फिलहाल बूथ बंगले का मंजर पेश कर रही है। वहाँ पे जो जी आपको बताता चलें, जैसे 1990 में ये जो स्कूल है वो तामीर हुआ था, उसकी बुनियाद रखी गई। उसके बाद 34 साल गुजरने के बावजूद ताहाल कोई भी काम ना हो सका। उसके दीवारें गिरे हुए हैं, उसके छत के बिल्कुल हमने विजिट किए। उसके छत के चापोड़े गिरने की वजह से कई बच्चे भी पहले जख्मी हुए थे। वहाँ जो इलाके वकील हैं उन्होंने बताया था, और उन लोगों ने कहा कि हमने बहुत सारी शिकायतें दी हैं मगर कोई ताहाल हमारे स्कूल को जो रिपेयर करने का काम ना हो सका। जी ठीक है, स्कूल जी का खस्ता हाल है, लेकिन वहाँ पे तलीमी जो सिस्टम है वो किस तरह का है? वहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है और वहाँ पे उस्तादा की तादाद कितनी है इस वक्त? जी आपको बताता चलें कि ये जो स्कूल है इसमें उस्ताद पहले इन लोगों ने कहा था कि 2 उस्ताद थे। अभी कुछ बच्चे जो है डर और खौफ की वजह से स्कूल आना छोड़ दिए, इसलिए अभी जो स्कूल है
सेखाड़ की स्कूल जो है उसमें एक उस्ताद मौजूद है और उन्होंने कहा कि उस्ताद जो एक भी है वो बेहतरीन उस्ताद है, उसने भी कोशिशें की हैं मगर कुछ भी हमारे लिए कुछ ना हो सका। ठीक है, तो ओवरऑल कितने बच्चे थे जो इस वक्त ज़ेरे तालीम थे उस स्कूल में, लेकिन इमारत के खस्ता हाल होने की वजह से उन्होंने स्कूल आना छोड़ दिया है? जी 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 बिल्कुल। नोएडा के वकील ने कहा कि पहले हमारे 70 से 80 बच्चे जो थे, 2 कमरे लगे हुए हैं स्कूल के, पहले बिल्कुल 70-80 थे, अभी ताहाल 15 से 20 बच्चे हैं जो वो स्कूल आते हैं। बाकी जो है उनका वालिदैन और बच्चों को जो खौफ की वजह से जो है स्कूल आना छोड़ दिया। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करें। ठीक है फिदा बख्श, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाज़िम मुटियारी एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं उनकी नहली खुलकर सामने आ गई है और जो कि वहाँ पे यूनियन काउंसिल सेखाड़ के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की हम बात करें जो कि 190 में तामीर किया गया और 2025 तक उसकी जो इमारत है आपको बूथ बंगले का मंजर पेश कर रही है। वहाँ पे जो ज़ेरे तालीम जो स्टूडेंट्स थे वो 70 से 80 उनकी तादाद थी जो कि अब सिर्फ 10 से 15 रह चुके हैं। वहाँ पे उस्ताद सिर्फ इस वक्त एक है उनकी तादाद, लेकिन तलीमी निज़ाम उनका काफ़ी हद तक मुतासिर होकर रह गया है। लेकिन वहाँ की इंतजामिया एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उनके अफसरान की नहली की वजह से वहाँ के जो बच्चे हैं वो दूर दराज के इलाकों में तलीम हासिल करने के लिए उनको जाना पड़ता है। वहाँ के जो इलाका मकीन है उनका कहना है कि जल्द से जल्द आला हुकाम से हमारा मुतालबा है कि इस मसाइल को हल किया जाए और हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए। तो नाज़रीन आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं प्रोग्राम में। रुख करें फैसलाबाद का, जहाँ पे फैसलाबाद में बख्शी खाना सेशन कोर्ट हवालात से मुलजिम की फरारी का मामला। CPO फैसलाबाद DIG कामरान आदिल ने वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया और SSP ऑपरेशन अब्दुल वहाब को वाक़े की फौरी इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया गया। जबकि इंचार्ज बख्शी खाना सेशन कोर्ट इंस्पेक्टर सुल्तान हेड कांस्टेबल अख्तर अली मुहर्रर जो कि कांस्टेबल नईम और कांस्टेबल आतिफ को गफलत लापरवाही पर मुअत्तल करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मजीद क्या तफसीलात है, ये मामला किस तरह हुआ, किस तरह मुलजिम फरार हुआ, तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद से राना फैसल जी। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, बताइएगा क्या तफसीलात है, किस तरह एक मुलजिम इतनी सिक्योरिटी के बावजूद फरार होने में कामयाब हो गया? जी देखिए, बहुत शुक्रिया। ये कोई पहला वाकया नहीं है, आगे भी फैसलाबाद पुलिस के नाकस कारकर्दगियां मंजरेआम पर आ चुकी हैं, मगर पुलिस अभी तक किसी भी काम पर कोई भी ठोस इकदाम उठाने में फिलहाल बुरी तरह नाकाम नजर आई है। फैसलाबाद में गुज़श्ता रोज बख्शी खाना सेशन कोर्ट हवालात से मंशियात का मुलजम फरार होने का मामला पेश आया। मुलजम इब्रार उस्फबारी को थाना निशाताबाद पुलिस ने गुज़श्ता माह गिरफ्तार करके मंशियात का मुकदमा दर्ज किया था। मुलजम को सेंट्रल जेल से पेशी के लिए बख्शी खाना सेशन कोर्ट हवालात में लाया गया, मगर इंचार्ज बख्शी खाना सुल्तान और मुहर्रर अख्तर अली के कहने पर कांस्टेबल नईम और आतिफ ने मुलजम को VIP मुलाकात करवाने के लिए हवालात से बाहर निकाला, मगर फिर मुलजम को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। ताहाल मुलजम पुलिस की गिरफ्त में ना आ सका। मुलजम खुद फरार होने में कामयाब हो गया या मामला कुछ और, ये तो असल हकायक सामने आने पर पता लग ही जाएगा। मगर फिलहाल तो CPO फैसलाबाद कामरान आदिल ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP ऑपरेशन अब्दुल वहाब को वाक़े की फौरी इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। दूसरी जानिब पुलिस काम का मौका सामने आया कि SSP ऑपरेशन की रिपोर्ट पर गफलत और लापरवाही बरतने पर पुलिस के चारों एहलकार को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में हेड कांस्टेबल अख्तर अली मुहर्रर बख्शी खाना को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर मुलाजमान को जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी और फरार होने वाले मुलजम को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है फैसल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, फैसलाबाद की जो महकमा पुलिस है वो वैसे तो बड़ी उनकी जानिब से दावे किए जाते हैं अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के, वहाँ की जुराइम जो हैं वहाँ के बढ़ते हुए जुराइम की वारदातों को कंट्रोल करने का हवाले से, लेकिन जब भी कोई वहाँ पे वारदात होती है तो उनकी जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम जल्द से जल्द मुलजिम को पकड़ेंगे। लेकिन यहाँ अगर वक्तन फ़वक्तन मुलजिम को पकड़ भी लिया जाता है तो उसके फरार होने में वो बड़े आसानी से कामयाब हो जाते हैं। और इसमें महकमा पुलिस की नाअहली पे एक बड़ा सवालिया निशान है उनकी कारकर्दगी पर। वहाँ के जो फैसलाबाद बख्शी खाना सेशन कोर्ट हवाला से मुलजिम की फरारी का जो मामला पेश आया है उसमें जो कि वहाँ के DIG है कामरान आदिल साहब, उन्होंने वाक़े का सख्त नोटिस लिया है और उस हवाले से जो वाक़े की फौरी इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया। लेकिन उसमें जो मुलव्वस किरदार पाए गए हैं उस हवाले से कहते जो इंचार्ज बख्शी खाना कांस्टेबल नईम कांस्टेबल आतिफ हैं उनकी गफलत लापरवाही से
जो उनको मुअत्तल करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मजीद इस हवाले से जो तफसीलात सामने आएंगी और मजीद तफ्तीश भी की जाएगी, लेकिन दीगर मुलजमान की जो गिरफ्तारी है उसके लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। तो नाज़रीन, आगे बढ़े प्रोग्राम में नेक्स्ट इशू पे बात करते हैं। रुख करें तंगवानी गवर्नमेंट लॉयर्स सेकेंडरी स्कूल, जिसमें तमीराती काम करने के लिए ठेकेदार शमशाद बाजखानी ने स्कूल में पुराना लोहा और दीगर नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करके बजट है वो सारा का सारा हड़प कर लिया। स्कूल की छत और दीवारों में दरारें पड़ने लगी, जिसकी वजह से तुलबा की जिंदगियां दाव पर लगी हैं। और साथ ही कहना है कि गवर्नमेंट बॉयज लॉ सेकेंडरी स्कूल जो कि सहूलियात का वहां पे फुकदान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हम अपने नुमाइंदे से जो कि नसीरुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीरुद्दीन, बताइएगा वहाँ पे कौन कौन सी सहूलियात नहीं है और जो बजट की हड़प किया गया है वहाँ पे उसमें कौन कौन से किरदार मुलव्विस हैं? जी, मैं आपको बताता चलूं कि तंगवानी के नज़दीक गवर्नमेंट लोअर सेकेंडरी स्कूल तामीराती काम करने के लिए ठेकेदार शमशाद बाजखानी ने स्कूल में पुराना लोह और दीगर नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करके बजट हड़प कर लिया है। स्कूल की छत और दीवारों में दरारें पड़ने लगे हैं। एक बार फिर दीवारें और छत गिरने का खतरा जाहिर किया गया जा रहा है। स्कूल डैमेज हाल होने पर तुलबा की जिंदगी दाव पर लगे गए हैं। जी ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा मुझे नसीरुद्दीन के वहाँ पे जो स्कूलों की ये सूरत हाल है उस हवाले से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जानिब से भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती और इतनी बड़ी करप्शन के जो मामला सामने आ रहे हैं, उसकी जो तमीराती काम में इतनी बड़ी करप्शन की गई, तो उस हवाले से किसी ने कार्रवाई की है इसके खिलाफ? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है, इसलिए क्योंकि जो ठेकेदार हैं वो एमएनए और एमपी की लोग हैं, क्योंकि जो बजट हड़प करते हैं उनका ही लोग हैं। हिस्सा पते की वजह से कुछ हिस्से एमपी एमएनए के हिस्से में आते हैं, कुछ जो ठेकेदार हैं वो हड़प कर लेते हैं। जी ठीक है। तो स्कूल का तमीराती काम है वो किस हद तक मुकम्मल हुआ है, कहाँ तक पहुंचा है? लेकिन साथ कह रहे हैं कि छत और दीवारों पर जो है दरारें भी पड़ चुकी हैं, इसकी क्या वजह है? वो तामीराती काम तो मुकम्मल कर गया, मगर नाकिस मटेरियल की वजह से वो उनको 6 महीना 1 साल भी नहीं लगा जो वो उसमें दारें लग गई हैं। वो उसमें खतरा है गिरने की। तुलबा और असातिज़ा खौफज़दा हैं। जी ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस स्कूल के तमीराती काम के लिए कितना बजट दिया गया था और वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अभी तक और वहाँ का स्टाफ कितना है? लाखों की बजट है, उसमें उसने नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करके लाखों रुपया हड़प कर दिया गया है। जी तो वहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है जो स्कूल में ज़ेर तालीम है इस वक्त? तकरीबन 400 के जो रजिस्ट्रेशन है वो 400 के करीब हैं। 10 के करीब असातिज़ा और मुलाजिम हैं। जी ठीक है। तो ये बताइए, जो ठेकेदार शमशाद बाजखानी है जिसने इतनी बड़ी करप्शन की है, तो उसने नाकिस मटेरियल भी इस्तेमाल किया जो कि गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ, उसके साथ साथ वहाँ की जो इमारत है वो भी नाकिस मटेरियल की वजह से एक तरह दरारें पड़ चुकी हैं, लेकिन उसके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तंगवानी की इंतजामिया की दरगायब है। जी, अभी तक कोई इंतजाम ने कोई एक्शन नहीं उठाया और असातिज़ों ने उनका यही कहना है कि खौफ की वजह से बच्चे भी वहाँ स्कूल में आने के लिए तैयार नहीं है। उनके वालिदैन का यही कहना है कि नाकिस मटेरियल की वजह से हम खौफज़दा है कि ये स्कूल गिर न जाए। जी ठीक है नसीरुद्दीन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, तंगवानी गवर्नमेंट लॉ सेकेंडरी स्कूल में जो कि तमीराती काम में इतनी बड़ी करप्शन का जो मामला सामने आया है, वहाँ के ठेकेदार ही मुबैना तौर पे सारा बजट हड़प करके नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करके वहाँ की जो स्कूल की इमारत है उसको सत्यानाश कर दिया। लेकिन वहाँ पे जो तुलबा की तादाद है उनकी जिंदगियां दाव पे लगी हुई, वहाँ पे तलीमी निज़ाम ही बहुत हद तक मुतासिर हो चुका है। लेकिन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट इश्यूज पे बात की। अगर बात की जाए जो कि डिफरेंट इलाकों में तलीमी निज़ाम के हवाले से स्कूल की बिल्डिंग काफ़ी हद तक मुतासिर हो रही है, लेकिन उनको इंतजामिया वहाँ की जो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। अगर एक बेसिक जो है बुनियाद ही मजबूत नहीं होगी तो हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि बच्चों का मुस्तकबिल हमारा ठीक हो सकता है? तो जुराइम की रोकथाम के लिए जो कि फैसलाबाद की पुलिस है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उनके खिलाफ भी एक्शन लेने की जरूरत है, उनकी कारकर्दगी को जांचने की जरूरत है, तभी जुराइम की रोकथाम मुमकिन हो पाएगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में वक्त होता है खत्म, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।